दिवाली के बाद इलेक्शन कैंपेन में टॉप गियर लग चुका है। महाराष्ट्र में तो गजब का खेल चल रहा है। यूपी में उपचुनाव की तारीख ऐसी बदली कि अखिलेश यादव तड़प गए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में धमाकेदार प्रचार करके इंडी गठबंधन को तड़पा रखा है। यह सब कैसे हो रहा है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि महाराष्ट्र में आज नाम वापसी के लास्ट मिनट तक कैसा कैसा खेल हुआ है। भाई आज जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था उनको नाम वापस लेने का लास्ट दिन था और लास्ट मिनट तक खेल चला है बॉस। महाराष्ट्र में विपक्ष का महाविकास अघाड़ी हो या फिर बीजेपी का महायुति गठबंधन, दोनों के लिए बागी उम्मीदवार बड़ा सिरदर्द बन गए। दोनों गठबंधन ने आज नाम वापसी के आखिरी दिन तक पूरा जोर लगाया कि ये जो बगावती नेता हैं, बागी उम्मीदवार हैं, वो चुनाव से हट जाए। इसमें कई जगह पर बात बन भी गई। बीजेपी गठबंधन ने कई बागियों को मना लिया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के कई बागी नेता नॉट रीचेबल दिख रहे हैं। बीजेपी गठबंधन के 24 बागियों ने नाम वापस लिया, महाविकास अघाड़ी के 21 बागियों ने नाम वापस लिया। ये आंकड़े देर शाम तक के हैं। कल तक स्थिति और साफ हो पाएगी कि किस गठबंधन के कितने बागियों ने नाम वापस लिया है। बीजेपी गठबंधन से बागी हुए नेताओं को किस तरह से मनाया गया और बागी नेताओं ने चुनाव से अपना नाम वापस कैसे लिया, इसकी खबर भी आपको बताता हूं। दरअसल बोरीवली से बीजेपी के बागी गोपाल शेट्टी ने नाम वापस लिया। टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय नामांकन इन्होंने दाखिल कर दिया था। इसी तरह मुंबा देवी से बीजेपी के बागी अतुल शाह ने नाम वापस लिया है। मुंबा देवी से शिंदे गुट की शाइना एनसी लड़ रही हैं। अंधेरी ईस्ट से शिंदे गुट की बागी स्वीकृति शर्मा ने नाम वापस लिया। स्वीकृति शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी। अणुशक्ति नगर से शिंदे गुट के अविनाश राणे ने नाम वापस लिया है। यहां से अजीत पवार गुट से सना मलिक चुनाव लड़ रही हैं, जो नवाब मलिक की बेटी हैं। ये तो कुछ चर्चित नेता हैं जो टिकट नहीं मिलने से बागी हो गए थे, लेकिन बीजेपी गठबंधन ने इन सभी को मना लिया है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी के बागियों का हाल देखिए। महाविकास अघाड़ी के तीनों ही दल बागियों से परेशान हैं, लेकिन सबसे गजब का केस तो कांग्रेस के साथ हो गया। कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार ने बागी कैंडिडेट की वजह से अपना नाम ही वापस ले लिया। यहां बागी ने नहीं, कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया। यह गजब की घटना कोल्हापुर में हुई। कोल्हापुर उत्तर से कांग्रेस के राजेश लाटकर को टिकट मिला था, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने राजेश लाटकर का विरोध कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने राजेश लाटकर का टिकट ही काट दिया। राजेश लाटकर की जगह कांग्रेस ने मधुरिमा राजे को टिकट दिया। इससे नाराज होकर राजेश लाटकर ने निर्दलीय नामांकन भर दिया। बहुत मनाने पर भी राजेश लाटकर नहीं माने और नाम वापस नहीं लिया। नाम वापस लेने का समय खत्म होने से 10 मिनट पहले मधुरिमा राजे ने नाम वापस लिया। अब कोल्हापुर उत्तर में महाविकास अघाड़ी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। यहां सीधा मुकाबला निर्दलीय राजेश लाटकर और बीजेपी गठबंधन के बीच होगा। मतलब कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ गया अपने बागी के सामने। महाविकास अघाड़ी को उम्मीद थी कि बागी उम्मीदवारों को मना लिया जाएगा, लेकिन कई बागी ऐसे भी हैं जो नहीं माने और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि इस पार्टी में कितने बागियों ने निर्दलीय लड़ने का फैसला बनाए रखा है। शरद पवार की जो एनसीपी है उसमें 5 बागियों ने नाम वापस नहीं लिया। शिवसेना उद्धव गुट के 4 बागियों ने नाम वापस नहीं लिया। कांग्रेस के 3 बागी नेताओं ने नाम वापस नहीं लिया। यानी 12 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किल आने वाली। बागी उम्मीदवार अपनी ही पार्टी का वोट काटेंगे और इसका फायदा बीजेपी गठबंधन को मिल सकता है। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड विधानसभा चुनाव में क्या खेल हो रहा है वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जरा देखिए उत्तर प्रदेश में आज कुछ ऐसा हुआ जिससे अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई। चुनाव आयोग ने यूपी उपचुनाव की तारीख ही बदल दी। पहले 13 नवंबर को 9 सीटों पर वोटिंग होनी थी, अब 20 नवंबर को 9 सीटों पर वोटिंग, यानी एक हफ्ते डेट बढ़ गई। उपचुनाव की तारीख सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बदली है, बल्कि केरल और पंजाब में भी विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। इन तीनों राज्यों में कुल 14 सीटों पर उपचुनाव हैं। अब 13 नवंबर को नहीं 20 नवंबर को यहां पर वोट पड़ेगी। यूपी में उपचुनाव की तारीख में बदलाव क्यों हुआ, समाजवादी पार्टी हैरान परेशान हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। बीजेपी इतनी कमजोर कभी न थी। दिवाली और छठ की छुट्टी लेकर जो लोग यूपी आए हैं और वो उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट डालने वाले थे, इसलिए बीजेपी ने तारीख आगे बढ़ा दी, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए और वो बिना वोट डाले वापस चले जाएं। अखिलेश यादव छुट्टी खत्म होने की बात कर रहे हैं और उनकी पत्नी डिंपल यादव कह रही हैं कि तारीख बदलने के पीछे कोई तालमेल बीजेपी ने बिठाया है। सुनिए डिंपल यादव को, फिर बताऊंगा यूपी में उपचुनाव की तारीख आखिर बदली तो बदली क्यों, लेकिन पहले डिंपल यादव को सुनिए। 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख की जगह, तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं
और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए ही यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। लेकिन आपको सच पता होना चाहिए, दरअसल यूपी में उपचुनाव की तारीखों में बदलाव क्यों किया गया, क्या यह बीजेपी के कहने पर हुआ या इसके पीछे की वजह कुछ और है। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख बदलने के पीछे की जो वजह बताई, अब आपको वो सुनाता हूं। उपचुनाव की तारीख बदलने के लिए कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी और बीजेपी समेत कई पार्टियों ने पत्र लिखा था। यूपी में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का महत्व है, जो 15 नवंबर को होगा। इस दिन गंगा स्नान के लिए लोग 2-3 दिन पहले ही घर से निकल जाते हैं। इससे बड़ी संख्या में मतदाता वोट नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से उपचुनाव की तारीख 13 से बदल के 20 नवंबर की गई यूपी में। और यह रिक्वेस्ट सिर्फ बीजेपी ने नहीं की थी, कांग्रेस ने भी की थी, बीएसपी ने भी की थी। यानी अखिलेश यादव भले ही चुनाव की तारीख बदलने को ट्विस्ट दे रहे हों, लेकिन सच्चाई यही है कि कई पार्टियों ने तारीख बदलने की डिमांड की थी। और तारीख बदलने से तो अखिलेश को खुश होना चाहिए। अखिलेश यादव को चुनाव की तैयारी करने के लिए 7 दिन और मिल रहे हैं, क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो एक एक सीट की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी न सिर्फ यूपी में प्रचार कर रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी सीएम योगी की तगड़ी डिमांड है। महाराष्ट्र में सीएम योगी प्रचार कर रहे हैं और झारखंड में भी उनकी एंट्री होने वाली है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। उससे पहले आज झारखंड चुनाव में पीएम मोदी की धमाकेदार एंट्री सुनिए। आज झारखंड में पीएम मोदी ने 2 चुनावी रैलियां कर दी। पीएम मोदी को सुनने के लिए भाई साहब जबरदस्त भीड़ पहुंची। हजारों लाखों की भीड़ पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए आ गई थी। झारखंड की रैली में पीएम मोदी अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए, एकदम आक्रामक, हमलावर अंदाज, विरोधियों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने 2 ही रैलियों से झारखंड चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया। पीएम मोदी ने झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार पर 5 अटैक किए। उन्होंने कहा रोटी यानी युवाओं को रोजगार नहीं दिया इस सरकार, बेटी यानी महिला सुरक्षा पर हेमंत सोरेन की सरकार फेल रही, माटी यानी झारखंड में घुसपैठियों को बसने दिया वहां पर जेएमएम की सरकार, भ्रष्टाचार, कई मंत्रियों और विधायकों पर भ्रष्टाचार का आरोप है, और परिवारवाद यानी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी परिवारवादी राजनीति करते रहे झारखंड में इस बार बीजेपी की रणनीति एकदम क्लियर है और पीएम मोदी फ्रंट फुट पर आकर विरोधियों पर हमले कर रहे हैं। एक बार पीएम मोदी को सुनिए कि रोटी बेटी माटी पर उन्होंने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि झारखंड में बीजेपी का डबल अटैक वाला प्लान क्या है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। इसलिए इस घुसपैठिया गठबंधन को अपने एक वोट से उखाड़ फेंकना है। फेंकेंगे, एक एक वोट रोटी बेटी माटी को बचाएगा। यानी झारखंड में 2 ही रैलियों से पीएम मोदी ने चुनाव के मुद्दे सेट कर दिए। झारखंड चुनाव में इस बार घुसपैठ प्रमुख मुद्दा है और इसी मुद्दे पर बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमले कर रही है। घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने 12 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, जिसके मुताबिक झारखंड में घुसपैठ के साथ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। झारखंड में आदिवासी परिवार के लोग पलायन कर रहे हैं। दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हुआ है। 1951 में इन 6 जिलों में आदिवासियों की आबादी 44.66% थी, जो 2011 में घटकर 28% रह गई है। इसी दौरान इन 6 जिलों में मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 23% हो गई। अवैध घुसपैठ को पीएम मोदी झारखंड में आदिवासियों से जोड़कर इंडी गठबंधन पर हमले कर रहे हैं। पीएम ने आज रैली में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों के समर्थक हैं और ये तीनों पार्टियां झारखंड का सामाजिक ताना बाना तोड़ रही हैं। सुनिए एक बार पीएम।
जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक तानाबाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। यानी वोट बैंक के लिए कैसे झारखंड की डेमोग्राफी बदली गई है, कैसे हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, इसको नरेंद्र मोदी याद दिला रहे हैं। हालांकि हिंदुओं को लेकर जितनी प्रमुखता से, मुखरता से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, उतनी ही मुखरता से एक और नाम है हिंदुओं के लिए आवाज बनने का, और वो नाम है बाबा बागेश्वर का। बाबा बागेश्वर का महाकुंभ के पहले हिंदुओं के लिए कौन सा ऐसा ऐलान आया है जिससे हड़कंप मचा है? दुकान के आगे नाम न लिखने वालों का बाबा बागेश्वर कौन सा इलाज ढूंढ कर लाए हैं? अब जरा ये चैप्टर देखिए। पूरे 12 साल के इंतजार के बाद महाकुंभ के तौर पर सनातन का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, जिसमें लाखों करोड़ों सनातनी हिंदू शामिल होकर अध्यात्म और सनातन की शक्ति के साक्षी बनेंगे। लेकिन इस महाकुंभ से पहले बाबा बागेश्वर ने एक ऐसी बात कह दी जिससे हड़कंप मचा हुआ है। बाबा बागेश्वर के बयान के बाद उन लोगों के पसीने छूट गए हैं जो कुछ दिन पहले तक अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखने का विरोध कर रहे थे। ना हम नहीं लिखेंगे। दरअसल बाबा बागेश्वर और देश के कई संत समाज से जुड़े लोगों ने यह मांग की है कि महाकुंभ के दौरान गैर हिंदू धर्म के लोगों का प्रवेश ही बैन कर देना चाहिए। कोई गैर हिंदू घुसेगा ही नहीं, ताकि महाकुंभ में ऐसे लोग आकर अपनी दुकानें न लगा सकें। सनातन के सबसे बड़े पर्व यानी महाकुंभ में सिर्फ हिंदू समाज के लोग ही व्यापार कर सकें। यह मांग इसलिए की गई है क्योंकि कुछ महीने पहले यूपी में कावड़ यात्रा के दौरान इस तरह के वीडियो आए जिसमें बहुत से ढाबों और रेस्टोरेंट में खाने पानी पीने की चीजों में थूक लगाते हुए दिखाई दिए गए लोग। ऐसी घटनाओं से देश भर के हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। इस तरह की घटनाएं महाकुंभ के दौरान न हो, इसलिए बाबा बागेश्वर ने गैर हिंदुओं को महाकुंभ में एंट्री न देने की मांग कर दी। बाबा बागेश्वर का यह बयान सुनिए, इसके बाद उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा जो इस बयान से सबसे ज्यादा परेशान है। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? इसलिए उचित बाबा बागेश्वर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जिन लोगों को सनातन का ज्ञान नहीं है, उनकी पूजन पद्धति का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को महाकुंभ में आकर दुकान लगाने की जरूरत ही नहीं। इससे पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संतों ने भी यह ऐलान कर दिया कि महाकुंभ में गैर सनातनियों को दुकान नहीं लगाने दी जाएगी। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक होगा। इस दौरान महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग पहुंचे। 2019 के कुंभ मेले में 1,20,000 करोड़ का कारोबार हो गया था वहां। इस बार महाकुंभ में 2025 में 2 से 3 लाख करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना है।
महाकुंभ में दुकान लगाने के लिए मेला प्राधिकरण ने ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रोसेस भी शुरू कर दी है। यह प्रोसेस 12 नवंबर 2024 तक चलेगी, जिसमें 30 नवंबर तक दुकानों का आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन संत समाज का कहना है कि इसमें पूरी प्रक्रिया में गैर हिंदुओं को प्रवेश ही नहीं देना चाहिए, ताकि खाने पीने की चीजों में होने वाली घिनौनी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके। महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने यह तर्क भी दिया कि जब मक्का मदीना में गैर मुसलमानों के जाने पर बैन है, तो महाकुंभ में गैर हिंदुओं को प्रवेश क्यों मिलना चाहिए। सनातन की सुरक्षा को लेकर संत समाज की मांग सामने आने के बाद कई मौलाना भड़क गए। पहले आप ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन का यह बयान सुनिए, इसके बाद बाबा बागेश्वर के वो बयान भी सुनवाता हूं जिससे बहुत से लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अखाड़ा परिषद ने ये फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। उसको किसी मुसलमान को भी इस बात की परमिशन नहीं होगी कि वो कुंभ के मेले में किसी एतबार से भी शामिल हो या काम करे, दुकान लगाए या ठेला लगाए। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन की बात सुनकर लोग पूछ रहे हैं कि जब ढाबों और रेस्टोरेंट में खाने पीने की चीजों में थूक और ह्यूमन वेस्ट मिलाया जा रहा था, तब समाज का ताना बाना नहीं टूट रहा था। जब शोभा यात्रा पर पत्थर चलते हैं, घरों पर घरों की छत पर पत्थर मिलते हैं, तब ताना बाना नहीं टूटता है। तब ये सारी बातें कहाँ गायब हो जाती हैं, लोग पूछ रहे हैं। तब तो दुकान के आगे नाम न लिखवाने के लिए लोग कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन आज जब महाकुंभ में करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार करने का मौका मिल रहा है, तो सामाजिक सौहार्द की बात याद आ रही। हालांकि ऐसा नहीं कि बाबा बागेश्वर ने हिंदू भावनाओं की सुरक्षा को लेकर पहली बार इस तरह की मांग की। इससे पहले उन्होंने बागेश्वर धाम के दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे नाम लिखने की बात कही थी। हैरानी की बात यह है कि बाबा बागेश्वर अपने बागेश्वर धाम के लगभग सभी दुकानदारों को अच्छी तरह जानते हैं। बावजूद इसके उन्होंने हिंदू आस्था के सम्मान और सुरक्षा को लेकर बात कही थी कि दुकानों के आगे नाम लिखो। बाबा बागेश्वर का वो बयान आपको सुनवा देता हूं, इसके बाद सनातनी हिंदू को लेकर बाबा बागेश्वर किस तरह सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, मुखर हैं, वो भी दिखाऊं। धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कालनेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर बाद में मत कहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। बाबा बागेश्वर लगातार अपनी कथाओं और दरबार में भी देश के हिंदुओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर बहुत से लोगों की नींद उड़ जाती है, लेकिन बाबा बागेश्वर को सबसे ज्यादा चिंता उन सनातनियों की है जिनका एक षड्यंत्र के तहत धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इस तरह के लोगों से बाबा बागेश्वर ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। और निवेदन करूं, केवल कथा, केवल पुराण, केवल राधे राधे भर से आनंद नहीं आने वाला है। सनातन धर्म बचने वाला नहीं। युवाओं को जगाना पड़ेगा, युवाओं के अंदर सनातन की बात भरनी पड़ेगी। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम सफल भी नहीं होने देंगे। इसलिए पुनः कहते हैं, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, अगर हुआ घात मेरे धर्म पर, तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा।
और मैं हिंदुओं के लिए बोलूं जो दोगले हिंदू हैं, दो मुंह वाले, जो कहते ये सब आप लोग बेफिजूली की लड़ाई मचा रहे हो। आप कहते बेफिजूली की लड़ाई, देखो तो कितने ईसाई बन गए देश में, 2.5 लाख में ईसाई बन गए, 5-5 लाख में। अब वो हिंदू अपने बाप, हमारा मुंह बहुत खराब है, अपने बाप का नहीं है जो 2.5 लाख रुपए में अपने धर्म को बेच करके दूसरे के धर्म का स्वीकार कर लेते। हिंदुओं को जगाने के लिए बाबा बागेश्वर ने उस तारीख का ऐलान भी कर दिया है जो आने वाले समय में देश के करोड़ों सनातनियों पर भारी पड़ सकती है। बाबा बागेश्वर का मानना है कि अगर देश के हिंदू अब भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब धर्म की रक्षा के लिए देश की सरकार और प्रशासन से एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। बाबा बागेश्वर की बातों को सुनकर बहुत लोग उनका विरोध करते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर ऐसे लोगों की परवाह न करते हुए अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं। आप भी सुनिए वो बयान जिसने करोड़ों सनातनियों की सोच को हिलाकर रख दिया है। अभी तो हम सत्यनारायण की और भागवत की कथा कर लेते हैं, पर कई जगह ऐसे हैं जहां उपद्रव मचता है, कथाएं नहीं होने देती, लोग कथाएं नहीं होने देते। कालांतर में अगर अभी हम आप नहीं जागे तो मात्र 20 वर्ष में प्रत्येक हिंदुओं को सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी नहीं जागे तो हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके परवाह करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न होंगे। कट्टरता के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे विरोधी नहीं, बस प्रेम के आदी हैं। अन्य धर्मों में तो दूसरे धर्म को काफिर कहा जाता है। काफिर क्या कहते हैं? ये काफिर हैं अन्य धर्म में, हम सबके लिए। लेकिन हमारा धर्म, हम तो प्रार्थना करेंगे जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं, प्लीज वेलकम टू हिंदू धर्म। सनातन को लेकर बाबा बागेश्वर इस तरह की बातें क्यों करते हैं, इसके बारे में बाबा बागेश्वर ने खुद लोगों को बताया था। बाबा बागेश्वर की सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को लेकर है जो बिना सोचे समझे हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। ऐसे लोगों से बाबा बागेश्वर ने क्या कहा था वो भी सुनिए। लोग हमसे पूछते हैं कि आप जगह जगह जाते, देश में जाते, विदेश में जाते हैं, ये ऐसे दरबार लगाने की क्या जरूरत है? हमने कहा ठटरी के बरे नक कटा। ये भारत में भोले भाले गरीब लोगों को हली उल्लाह के नाम पर जो धर्मांतरण करवाए जा रहे उस पर तो नजर नहीं जाती है। अरे जो कहते सनातन में क्या ताकत होती है, हम पूरे भारत में नहीं दुनिया में कह सकते हैं ताल ठोक कर अपने गुरुदेव के प्रसाद से। हमारी दम नहीं है, हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, अपने गुरुदेव की कृपा से हम ये कह सकते हैं सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब में क्षमता नहीं है बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना करने की। और अब हम सब भारत में रहने वाले लोगों को भारत को विश्व गुरु राम राष्ट्र बनाने के लिए सनातनियों की एकता के लिए एक होना पड़ेगा। यानी बाबा बागेश्वर का हिसाब क्लियर है, उन्हें दूसरे धर्मों से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी हिंदू है, हिंदुत्व है, सनातन, और वो बिना लाग लपेट के इस पर अपनी बात रखते हैं। और इसीलिए बाबा बागेश्वर की इतनी फॉलोइंग है, इतनी उनकी चर्चा होती है। हाँ, चर्चा तो आजकल लॉरेंस बिश्नोई की भी बड़ी हो रही है और उसकी वजह है। अगले आज चैप्टर खोलता हूं, सलमान खान को सुरक्षा देने चले पप्पू यादव की क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रेकी कर ली है? सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड ने लॉरेंस बिश्नोई को सलमान से बेहतर क्यों बता दिया? लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई क्या भारत आने वाला है? अब इसका चैप्टर। लॉरेंस बिश्नोई के नाम की चर्चा नॉन स्टॉप जारी है। कभी किसी एक्टर को, कभी सांसद को मिल रही धमकियों से लॉरेंस गैंग का नाम जुड़ रहा है। और मुंबई में सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी के हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद तो धमकियों का यह सिलसिला और तेज हो गया। लॉरेंस गैंग का खौफ ऐसा है कि जोश में आकर अगर कोई लॉरेंस गैंग
या लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुछ बोल दे और वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो बयान देने वाला यू टर्न लेने में देर ही नहीं लगाता। जैसे पप्पू यादव ने पहले सलमान की सुरक्षा की बात कही, लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे के अंदर निपटा देने की बात कही, बाद में पलट गए और अपने लिए सुरक्षा की गुहार लगाने लगे। इसी तरह सलमान खान की करीबी माने जाने वाली पूर्व एक्ट्रेस सोमी अली को देखिए। सोमी अली ने पहले सलमान खान को नहीं मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई से गुहार लगाई, मिलने का टाइम तक मांगा, लेकिन अब वो लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान से बेहतर इंसान बताने लगी। सोमी अली ने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या बोला है उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की बात सुनिए। कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने दावा करके सबको हैरान कर दिया था कि उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। इस धमकी के बाद पप्पू यादव सलमान खान को सुरक्षा देने की बात करना ही भूल गए और केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की गुहार करने लगे, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी तक लिख दी थी। लेकिन पुलिस की जांच में पप्पू यादव के दावों की हवा निकल गई, क्योंकि पुलिस ने पप्पू यादव को धमकी देने के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि उसने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पप्पू यादव का स्टेटमेंट देखा, जिसके बाद उसने लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकी देने का प्लान बनाया। जांच में पता चला है कि आरोपी महेश पांडे पप्पू यादव से जुड़े लोगों के संपर्क में भी था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली के रहने वाला आरोपी महेश पांडे एम्स और सेना की कैंटीन में काम कर चुका है। उसने दुबई जाकर खरीदे गए सिम का इस्तेमाल करके पप्पू यादव को धमकी दी। उसने इंटरनेट से लॉरेंस बिश्नोई की फोटो डाउनलोड कर व्हाट्सएप पर डीपी लगा ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पत्नी की बहन दुबई में रहती है, उसी के नाम से यह मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से धमकी देने में इस्तेमाल मोबाइल फोन और सिम जब्त कर लिया है। शुरुआती जांच में उसका किसी गैंग से कोई कनेक्शन नहीं मिला। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से आरोपी के किसी भी कनेक्शन का पता लगाने के लिए पुलिस अभी आगे की जांच कर रही है। लेकिन जैसे ही पप्पू यादव को मिली धमकी की सच्चाई का खुलासा हुआ, विरोधी पप्पू यादव के बाहुबली होने के दावों पर सवाल उठाने लगे। यही नहीं, विरोधियों ने लॉरेंस गैंग की धमकी के दावों को सुरक्षा बढ़वाने का हथकंडा बता दिया कि पप्पू यादव को सुरक्षा चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। इसके बाद पप्पू यादव बैकफुट पर आ गए। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली जाए, उन्हें सुरक्षा की जरूरत ही नहीं। सुनिए पप्पू यादव को। तो उनका काम है धमकी देना, मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा। हमें कानून के तहत उनको बताना था कि ऐसी ऐसी घटना है, ये आप देख लीजिए, वो मैंने बताया। पप्पू यादव कह रहे कि मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा, मतलब पहले मांग रहे थे। खैर, एक तरफ पप्पू यादव सुरक्षा वापस लेने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अब भी उनका कहना है कि 14 अक्टूबर के बाद से उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे हैं। अब तक पप्पू यादव ने अपने घर की रेकी होने का भी दावा कर दिया है। पप्पू यादव ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके मधेपुरा वाले घर के बाहर 3 संदिग्ध लोग नजर आ रहे हैं। कुछ देर बाद वहां एक गाड़ी पहुंचती दिखती है और तीनों लोग उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। पप्पू यादव का दावा है कि ये लोग रात के 12 बजे उनके घर के बाहर रेकी करने पहुंचे थे। पप्पू यादव अकेले नहीं है जिन्होंने बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सलमान खान की सुरक्षा की बात कही और फिर पलट गए। इनमें एक नाम बॉलीवुड में कभी सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली का भी शामिल है। साल 1992 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सोमी अली की सलमान खान के साथ गहरी दोस्ती हो गई, इसलिए इन दिनों अमेरिका में रह रही सोमी अली को जब सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बारे में पता चला तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए लॉरेंस से मिलने का टाइम मांग लिया और सलमान को नहीं मारने की गुहार लगाई। लेकिन अब इसे लॉरेंस गैंग का खौफ माने या कुछ और, सोमी अली भी यू टर्न ले रही है। अब सोमी अली को लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से बेहतर इंसान लगने लगा है। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई का काफी भरोसेमंद माना जाता है। रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग के टॉप 5 शूटर्स में से एक है। रोहित गोदारा के खिलाफ 35 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, इनमें से ज्यादातर राजस्थान में हैं। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी रोहित गोदारा के खिलाफ मामले दर्ज हैं। कहा जाता है कि रोहित गोदारा लॉरेंस गैंग को हर तरह के हथियार मुहैया कराने में अहम कड़ी है। रोहित गोदारा ने सितंबर 2023 में राजस्थान में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी रोहित गोदारा का नाम सामने आया था। साल 2022 में रोहित गोदारा फर्जी नाम से पासपोर्ट बनाकर विदेश भाग गया था। सूत्रों के मुताबिक वो अभी कनाडा में रह रहा है। लॉरेंस गैंग की धमकियों की चर्चा के बीच इस लिस्ट में एक नाम और शामिल हो गया है।
इस बार खुद को भीम सेना के प्रमुख बताने वाले सतपाल तंवर ने लॉरेंस गैंग की धमकी मिलने का दावा किया। तंवर की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है, जिसके बाद अनमोल बिश्नोई पर जांच एजेंसियों का एक्शन तेज हो सकता है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच पहले ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर चुकी है। कहा जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर पर फायरिंग समेत 17 मामलों में वांटेड अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस वक्त वो अमेरिका में छुपा हुआ है। पिछले हफ्ते ही अनमोल बिश्नोई का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जोड़ा गया था और अनमोल बिश्नोई के बारे में जानकारी देने पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोप है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इस्तेमाल पिस्तौल भी अनमोल बिश्नोई ने ही शूटर्स को मुहैया करवाई। सूत्रों के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज भी दिया है। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद काफी समय से चल रहा है, जिसे अब हल करने की दिशा में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर देश के जवानों का हौसला बढ़ाने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए, जिसमें किरण रिजिजू बॉर्डर पर मौजूद हैं और चाइनीज सेना के जवानों से भी बात कर रहे हैं। ये सीमा पर भारत की तरफ वाला हिस्सा है, जहां सड़कें हैं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पहले नहीं होता था। ये तस्वीरें गवाह हैं कि आज का भारत आंख में आंखें डालकर बातें करता है। किरण रिजिजू ने सीमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली भी सेलिब्रेट की और केक भी काटा। सिर्फ किरण रिजिजू ही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के दूसरे मंत्री भी लगातार बॉर्डर का दौरा करते रहे और सैनिकों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाते रहे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं, वैसे ही उनके मंत्री भी सीमा पर जाकर सैनिकों के बीच रहकर उनका हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं।